नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और बड़का गांव से वर्तमान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साहू बुधवार को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के जोनल कार्यालय पहुंचे। मालूम हो कि हजारीबाग की एक विवादित जमीन पर चार दीवारी करने और तत्कालीन हजारीबाग सदर अंचलाधिकारी शशि भूषण से पूर्व में हुई पूछताछ के दौरान योगेंद्र साहू और उनके परिवार का नाम सामने आने के बाद निदेशालय ने बुधवार को योगेंद्र साहब को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पूर्व योगेंद्र साहब की बेटी अंबा प्रसाद के रांची समेत 1.5 दर्जन से अधिक ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए थे, जिन दस्तावेजों से साबित होता था कि योगेंद्र साहू शशि भूषण के साथ मिलकर जमीन के घोटालों में लिप्त हैं। और जमशेदपुर के चर्चित ज्योति अग्रवाल हत्याकांड के खुलासे के बाद मंगलवार को ज्योति अग्रवाल के पिता प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमशेदपुर एवं सरायकेला पुलिस, मारवाड़ी समाज, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार जताया। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका से हत्यारे दामाद एवं उनकी बेटी की हत्या में शामिल अन्य अपराध कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। मंगलवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि उनके दामाद ने सुनियोजित तरीके से उनकी बेटी की हत्या की है। उन्होंने बताया कि उनके दामाद यानी ज्योति के पति रवि अग्रवाल एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर कराने उनके पास आया था। इसमें लिखा था कि उनकी बेटी ज्योति अग्रवाल डिप्रेशन का शिकार है और उसका इलाज डॉक्टर मनोज कुमार साहू के पास चल रहा है। एफिडेविट में ये लिखा गया था कि उनकी बेटी ज्योति अक्सर अपने ससुराल में हंगामा करती हैं, उसका इलाज कराया जा रहा है। यदि उसके साथ कोई अनहोनी घटती है तो दामाद रवि अग्रवाल, समधी राजेंद्र अग्रवाल, समधन उमा अग्रवाल, दामाद का भाई मनीष मित्तल और अन्य परिजन इसके लिए दोषी नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि दामाद के इस हरकत को वो समझ चुके थे, इसलिए एफिडेविट पर हस्ताक्षर नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हत्यारे दामाद पर बेटी को नशे का ओवरडोज देने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि बीते शुक्रवार की रात साजिश के तहत कारोबारी रवि अग्रवाल ने अपनी पत्नी ज्योति अग्रवाल को सरायकेला के चांडल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा के समीप किराए के अपराधियों से गोली मरवा दी थी, जिसमें ज्योति की मौत हो गई थी। कारोबारी रवि अग्रवाल ने बड़े चतुराई से मामले को रंगदारी का रूप देने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए रवि अग्रवाल को अपनी पत्नी की हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया। रवि अग्रवाल ने के साथ उसके 3 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि रवि ने उन्हें 16 लाख की सुपारी दी थी। तो शासन से ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो घटना घट गई है उसके बारे में जो है लीगल प्रोसेस हुआ जाए और जो मतलब आपका दोषी है वो तो अभी अंदर है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए ऐसा तो हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अब पुलिस प्रशासन जो है इसके बारे में जांच करेगी। मतलब हम लोग गए थे उनके परिवार के पे, उन्होंने माफी भी मांगी और अपनी गलती स्वीकार करी और बोला आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। हम 2 परिवार मिल गए हैं और भाई मारवाड़ी समाज में क्या है भाई, बात का ही वैल्यू है। तो हमने उसको ये किया कि भाई ठीक है, जब आप लोग अपना गलती को स्वीकार कर लिए हैं तो भाई ठीक है भाई, तो उस बाबत हम लोग उसको दोनों परिवार का जो है मेल मिलाप करके फिर हम लोग ठीक हो गए। उन्होंने सुसाइड केस बना दिया था कि भाई दवाई लेकर के सुसाइड कर लेती है। तो क्या है कि मतलब लड़के जो है वो दवाई के साथ साथ क्या है ना, दारू भी पिलाते हैं। दारू पिलाने से, दारू का असर हो जाने से वो एग्रेसिव हो जाती है। वो बोलती है हम दारू नहीं पियेंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती दवाई गिलास में करके पिलाया जाता है। अब दवाई भी और ये दवाई कौन सा दवाई देता है हमें नहीं मालूम।
क्योंकि पत्ते में दवाई नहीं दिया जाता था, अपने दुकान से दवाई ला करके दिया जाता था कि इसको इसको ये दवाई लेना है, तो वो पति का विश्वास करके अपना ले लेती थी और साथ में अल्कोहल दे देते थे। वो भी अपने 7-8 पैक डेली दारू पीते थे, डेली या 2 दिन 3 दिन में जो भी है। तो वो उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन विरोध का ही मेन जड़ विरोध था कि दवाई दारू आपको नहीं पीना है। बस वही जो है विरोध जो है वो उनका मूल कारण हम लोग को समझ में आ रहा है। मुझको जो है न्यायिक ये मिलना चाहिए हम लोग को, मतलब उसका क्या बोलेगा, जस्टिस नहीं, वो उनको प्रॉब्लम नहीं था, घर में विवाद सबका चलता था और उसके कारण अगर किसी का विवाद चल रहा है तो वो एक जेन्युइन चीज है और गुस्से आ रहे हैं तो कोई भी आदमी पति को जाके बोलता ही था। लेकिन उनको है कि अगर कोई भी विवाद है, कुछ भी है, लेकिन तुम मुंह मत खोलो, तुम मुझे मत बोलो, तुम बस सहते रहो, ठीक है, वो सब भी है। फिर वो हाँ 7-8 साल बाद, ये लगभग 2016-17 से स्टार्ट हुआ है। हमें तो ये शक का दायरा यही जा रहा है भाई कि जो 3-4 स्टाफ है या जो भी है दुकान में, अब वो कुछ अलग एंगल है या कुछ है, अभी हमें नहीं पता कि क्या है। तो मुझे सब कुछ बताती थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल झगड़ा चलता था, वो चीज फिर सेटल भी हो जाता था। वो कुछ ऐसा बहुत विवाद नहीं था कि आदमी उसके लिए मर्डर ही कर दे। ये डाइवोर्स कर देते, आप ला के हमें दे देते कि भाई हम और नहीं रहेंगे, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और पूरा अच्छे से उसको रखे थे। वो लास्ट दिन तक भी बात की थी, बहुत ही खुश थी, वो लोग आराम से खाने पीने गए थे। अगर ऐसा वो उनका पूरा प्लॉट था, पूरा प्लॉटिंग किए थे मर्डर का, इसीलिए प्री प्लान करके बच्चों को भी हॉस्टल में पहले से ही उन्हें दाखिला करा दिया था कि भाई बच्चों को हॉस्टल, इसको खत्म कर देंगे और बच्चों को हॉस्टल भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल फांसी ही होनी चाहिए उनको, उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे जन अपराध अगर बाहर निकलेंगे तो फिर से ऐसा करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए समाज में कि भाई कोई दूसरा मर्द और ऐसा फिर से करने का और हिम्मत ही ना करे। और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक सरयू राय ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले सरयू राय की बगावत करने की वजह से न केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को सत्ता गंवानी पड़ी, बल्कि बीजेपी को प्रदेश भी गंवानी पड़ी। अब विधायक सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार ढुल्लू महतो को लेकर मुखर हैं और खुलकर बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों गैंगस्टर प्रिंस खान के धमकी भरे वायरल ऑडियो को लेकर भी उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वैसे सरयू राय ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे कई धमकी देखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने धनबाद की जनता से सोच समझकर मतदान करने की अपील की है। सरयू राय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ढुल्लू महतो जैसे प्रत्याशियों के मामले में उनका रवैया कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इससे धनबाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो पर 50 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायपालिका और चुनाव आयोग को गंभीरता दिखानी होगी। ईडी ने ढुल्लू महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी गंभीर मामले ढुल्लू महतो पर लगे हैं। जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जा सकते हैं तो ढुल्लू महतो के मामले में नरमी क्यों बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में आवाज उठाने के बाद भी अब तक प्रिंस खान देश नहीं लाया जा सका है। ये केंद्र सरकार की विफलता है। वह विदेश से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिला रहा है। भारत सरकार को इस पर पहल करते हुए उसे तत्काल स्वदेश लाना चाहिए। उन्होंने ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के बीच रिश्तों के जांच की भी चुनाव आयोग से मांग की है। ये लोग भी रांची में बैठे, इनका भी एक टीम घूम कर आया है। कल यहाँ जमशेदपुर महानगर जिला के भी पदाधिकारी बैठे थे। इन सबका है कि चुनाव लड़ना चाहिए, मगर इसका निर्णय इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा है। और मैंने अलग अलग पार्टियों से भी बात की है कि मैं एक बेहतर उम्मीदवार दीजिए, खोजिए अच्छा उम्मीदवार। मैं भी उसी तलाश में हूँ, मुझसे भी कोई बेहतर उम्मीदवार मिल जाता है वहाँ के लिए जो खड़ा हो कम से कम आतंक के खिलाफ में। और एक बार और मैंने बाबूलाल जी से कहा कि आपके जो उम्मीदवार हैं इनके विधानसभा क्षेत्र में बीसीसीएल का 5 एरिया पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 5। ईडी ने हाईकोर्ट को कहा कि हमने इनके खिलाफ पीसीआर दाखिल करके जांच करना शुरू किया है। और मुझे पता है ईडी ने जानकारी हासिल किया है कि
इस सभी 5 एरिया में भले ही किसी को भी डिलीवरी ऑर्डर ड्यू मिल जाए कोयला का, जब तक वहाँ 1200 से लेके 1800 तक रंगदारी नहीं देगा तब तक उठा नहीं सकता है कोयला वहाँ से। ये जानकारी बाबूलाल जी की को है कि नहीं है, ये सच है कि नहीं, इसके बारे में बता दें। और ईडी के बारे में रोज़ ये लोग कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं हेमंत सोरेन के बारे में कि ईडी ने कहा, ये किया है। तो ज़रा इसके बारे में भी ईडी ने जो जांच किया है कुछ कहना चाहिए, कह देंगे नहीं ईडी ने उसको क्लीन चिट ही दे दिया, यही बता दें, कुछ तो कहें। इसलिए जो अहम मामले हैं, मसले हैं, उन पर चुप रहिएगा और उल्टे जो इसको उठा रही हैं, मगर जजों ने भी कहा है ये ध्यान में रखें। लगातार शिकायत के बाद भी राशन कार्ड में सुधार नहीं होता देख समीना थक हार कर बस टकटकी लगाए हर नए आदमी से ये आस लगा रही थी कि अब उसके राशन कार्ड में सुधार हो पाएगा, पेंशन मिल पाएगा, मगर 1 साल 3 महीने से राशन नहीं मिल पा रहा था। मामले को इनसाइड झारखंड न्यूज द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए समीना के दुख दर्द को प्रमुखता के साथ खबर चलाए जाने के बाद प्रखंड के एमओ डॉक्टर अशोक कुमार से लेकर जिला प्रशासन हरकत में आई। वर्षों से जंग लगे सिस्टम में सुधार आई। 24 घंटे के अंदर राशन कार्ड में सुधार करते हुए पीड़ित परिवार को अनाज मुहैया कराया गया। अनाज से वंचित समीना के परिवार से मिलने पोर्ट का बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, एमओ डॉक्टर अशोक कुमार पहुंचे एवं तत्काल उन्हें चावल मुहैया कराते हुए पेंशन को लेकर ई-केवाईसी करने एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का बीडीओ ने आश्वासन दिया। समीना जी के परिवार को अनाज नहीं मिला। एक कमियां यहाँ पे रही कि जानकारी हम लोग को नहीं थी। ऐसे कुछ परिवार हमारे प्रखंड में हो सकते हैं जो जानकारी के अभाव में उनका राशन कार्ड या तो उनको हम 35 किलो वाला नहीं कर पाए, अंत्योदय नहीं कर पाए हैं, या उनको किसी कारणवश नहीं मिल पाया है। लेकिन हम या हमारे एमओ साहब या फिर हमारे प्रखंड के जो भी कर्मी हैं आपूर्ति विभाग से जुड़े हुए, हम प्रयास में हैं कि कोई भी नागरिक हमारा को राशन के बिना न रह पाए और सबको उनका एक अधिकार है राशन मिलना और अधिकार का उपयोग को करना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर मैं अपील करूंगा कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो सभी इस पर थोड़ा सा सहयोग करें और जिसको भी ना मिल रहा हो वो बताएं। और एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के द्वारा उनका हम जब कार्ड बनवा देते हैं तो कार्ड बनवा करके और उनको राशन मिलेगा। राशन ही नहीं, राशन के अलावा पेंशन भी, जो भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी योजनाएं हैं या विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, हम या हमारे प्रखंड के जितने भी कर्मी हैं सभी लोग प्रतिबद्ध हैं उसको करने के लिए और कृत संकल्प होकर के हम इस काम को करेंगे। हर नागरिक को उसका अधिकार हम लोग दिलाएंगे और उनका जो भी योजनाएं सब उनके लिए हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो पाए। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी को लेकर मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने हरमू स्थित झामुमो प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पे आरोप लगाते हुए कहा कि वो एनडीए की बैठक में अपने नेताओं और मीडिया से बात करते हुए ये बयान दे रहे थे कि इस बार का चुनाव भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायरल फोटो पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से आदिवासी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के सामने खड़े दिख रहे हैं, ये उनके पद और लोकतंत्र का असम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न का सम्मान लेने के लिए जब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर के बेटे आ सकते हैं, तो फिर लालकृष्ण आडवाणी के घर से भी किसी को क्यों नहीं बुलाकर भारत रत्न का सम्मान दिया गया? उनके घर पर राष्ट्रपति को क्यों भेजा गया? इस पूरे प्राकलन पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। वहीं रघुवर दास का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं है वो हेमंत सोरेन जेल में बंद है और जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है वो राजभवन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस
PMLA कोर्ट में आरोप साबित किया जाता है वहां ईडी के अधिकारी चुप रहते हैं और जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पर बेवजह के आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह के फिर से राजद में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह पलामू, चतरा और लातेहार क्षेत्र के बड़े नेता हैं। उनके इंडिया गठबंधन में आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब भ्रष्टाचार का बात आया, जब राज्य सरकार सजग हुई तो यहां पर ईडी को घुसाया गया और यहां के एक व्यक्ति को निकालकर उड़ीसा पहुंचा दिया गया ताकि उनको एक संवैधानिक सुरक्षा कवच मिल पाए। पीएमएलए का जहां साबित होता है मनी ट्रेल का, ईडी चुप रहता है। जहां एक सिविल नेचर का है वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। और जमशेदपुर के मानगो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इलेक्ट्रॉनिक पैनल में अचानक आग लग गई, जिस कारण हजारों से अधिक घरों में पानी की सप्लाई बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शॉर्ट सर्किट से सुबह लगभग 8 बजे आग लगी थी, जहां मौजूद कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वाटर फिल्टर प्लांट के कर्मचारी ने कहा कि स्विच ऑन करते ही एक धमाका हुआ और उसके बाद स्विच के पैनल बोर्ड में आग लग गई, जहां प्लांट में मौजूद अग्निशमक यंत्र की मदद से हम लोगों ने आग पर तो काबू पा लिया, मगर इस आग की वजह से फिल्टर प्लांट के सभी मोटर बंद हो गए हैं, जिस कारण हजारों से अधिक घरों में इस भीषण गर्मी के बीच पानी की सप्लाई बंद हो गई है। वहीं आग की सूचना पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पीएचडी विभाग के द्वारा इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड की मरम्मत को लेकर किसी तरह का प्रयास शुरू नहीं किया गया है, जहां इस भीषण गर्मी में लोगों के समाचार का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में हम उपायुक्त से क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द फिल्टर प्लांट को शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। प्लांट पूरा जल गया है पूरा। देखिए अभी हम मानगो के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आए हैं। रख रखाव के अभाव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो पैनल, मैंने कहा ये जो बिजली का कंट्रोल रूम है, आप देखिए दिखला ये बिजली का कंट्रोल रूम है, आगे से समझिए ये बिजली का कंट्रोल रूम, इसमें आज सुबह 8 बजे आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि यहाँ मौके में काम कर रहे संवेदक के मजदूर डर गए कि आग के चपेट में मजदूर ना आ जाए, लेकिन इस पर लाख लाख कृपा है कि किसी इंसान को चोट ना लगी। लेकिन पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो सिस्टम है वो पूरी तरह ठप हो गया। मैं आपके माध्यम से उपायुक्त महोदय को यह वीडियो भेजूंगा और बताऊंगा कि उपायुक्त महोदय जी, क्योंकि मंत्री निरंकुश है, जो यहाँ का विधायक, उसको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 4.5 साल में एक बार भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा नहीं किया कि हमारा लोग, हमारी जनता, जो हमारे वोटर जो पानी पीते हैं, वो जहाँ से पानी पीते वो किस हाल में है, उसकी दशा क्या है, उसकी दुर्दशा हो गई है। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि पैनल आग लग जाने के कारण पूरा ट्रीटमेंट प्लांट ठप हो गया, पूरा मानगो में जलापूर्ति बंद हो गई है। उपायुक्त महोदय आप सीधे मामले के संज्ञान लीजिए कि जिससे लोग जल संकट का सामना नहीं करना पड़े यहाँ स्थानीय लोगों को, क्योंकि जल ही जीवन है। ये 4 नंबर का हम लोग का जवाहर नगर का जो बाईपास चल रहा था, वो 8 बजे हमने बाईपास बंद करवाया। बंद करवाने के बाद पंप जब बंद किया, 5 मिनट के बाद जब हमने पंप चालू किया तो हमें इतनी जोर साउंड आई कि हम डर गए, और आके जैसे हमने झांका तो देख रहे थे पूरा धुआं लग के पूरा आग जल रहा है इसमें। और उसके बाद बहुत मुश्किल से हम 4 लोगों ने पालू डाला, उसके बाद फायर एक्सटेंशन था, उससे हम लोग ने आग बहुत मुश्किल से आग बुझाया। और राजधानी रांची के 2 थाना क्षेत्र सदर और डेली मार्केट से देह व्यापार में शामिल युवक एवं युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर रांची के सिटी एसपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई।
रांची के सिटी एसपी ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर रांची के सदर और डेली मार्केट थाना क्षेत्र में टीम गठित कर होटलों में छापेमारी की गई। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 होटल से 7 महिलाएं एवं 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से आपत्तिजनक सामान की भी बरामदगी हुई है। सभी महिलाएं कोलकाता एवं झारखंड राज्य के अन्य जिलों से संबंधित है। वहीं डेली मार्केट थाना क्षेत्र के एक होटल से छापेमारी के क्रम में वैश्यावृत्ति में संदीप कुल 3 महिलाएं एवं 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कल वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और मुझे भी लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ होटल्स जो है होटल के रूल रेगुलेशंस के विपरीत में जाकर के कुछ अनैतिक देह व्यापार का काम जो है वो अपने होटल्स में करवा रहे हैं। कई लोग इसमें संलिप्त हैं। इस आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 3 टीम गठित की गई थी, जिसमें से 2 सदर थाने में और 1 डेली मार्केट थाने के अंतर्गत एक होटल में जो है कल अपर पुलिस अधीक्षक CCR रामशमत जी और कोतवाली DSP प्रकाश सोई के नेतृत्व में जो है एक टीम जो है गठित होकर के इस पर रेड किया गया। रेड के उपरांत जो है ये कुकर में मां रेसिडेंसी होटल है और दूसरा एक रॉयल इन होटल है। वहाँ पर रेड के दौरान जो है करीब 7 लड़कियां जो हैं वो वहाँ पे अनैतिक देह व्यापार करती हुई पकड़ी गई हैं। आपत्तिजनक सामान प्राप्त हुआ है और साथ में वहाँ 3 लड़के जो है वो पकड़े गए हैं। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया है कि इनके होटल के मालिक और इनके मैनेजर और ब्रोकर ये आपस में मिले हुए रहते हैं और इनके माध्यम से जो है कई कस्टमरों को जो बुला करके इनके साथ में अनैतिक देह व्यापार जो है इसमें लिप्त हैं। चूंकि ये व्यापार में लड़कियां सीधी तौर पे पैसे कमाती हैं, पैसे लेती हैं और होटल के मालिक जो हैं ये ब्रोथल के रूप में चलाए जाते हैं। इस आलोक में FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज करके जो इस देह व्यापार में संलिप्त है उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। डेली मार्केट थाना के अंतर्गत में लेक व्यू होटल में कल रेड किया गया है, जिसमें 3 लड़कियां पकड़ी गई हैं और 2 लड़के पकड़े गए हैं। उन्हें भी न्यायिक हिरासत में अभी भेजा जा रहा है। और अभी रांची पुलिस के द्वारा जो एक सभी होटल जो व्यवसाय करने वाले व्यापारी हैं उन्हें सीधी तौर पे ये कहा जा रहा है कि होटल संचालन में जो भी रूल रेगुलेशन उसका ठीक से पालन करें। 24 घंटे में रहने वाले सभी व्यक्ति को सत्यापन की पर्ची जो है वो सभी थाना में भेजना है। अभी बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी ये कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ये चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि रांची पुलिस किसी की बातों को जो है नजरअंदाज करेगी तो ये गलतफहमी है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं रांची के होटल व्यवसायी जो हैं वो रांची पुलिस का सहयोग करेंगी और साथ में इस तरह के किसी भी गलत धंधे को प्रश्रय रांची शहर में नहीं देंगे। और चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की रफ्तार बैलगाड़ी से भी कम हो गई है। यहाँ ट्रेनें तकरीबन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ट्रेनों के लेट चलने से अब यात्रियों का सब्र का बांध भी टूटता नजर आ रहा है। ट्रेन की लेट लतीफी से परेशान यात्रियों ने मंगलवार की रात आरा से दुर्ग तक चलने वाली ट्रेन के ट्रेन मैनेजर को ही बंधक बना लिया था। दरअसल सुबह 9 बजे आने वाली ये ट्रेन मंगलवार को रात 8 बजे के बाद पहुंची थी। ये घटना चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन चक्रधरपुर की है। जैसे ही ट्रेन चक्रधरपुर स्टेशन रात 8 बजे के बाद पहुंची, यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर ट्रेन के ट्रेन मैनेजर को घेर लिया और कहा कि ट्रेन को तब तक आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक ट्रेन की रफ्तार ठीक नहीं की जाती। दरअसल ये साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को 11 घंटे लेट चक्रधरपुर स्टेशन पहुंची थी। चांडिल में ये ट्रेन 5 घंटे रीशेड्यूल होने के कारण 5 घंटे लेट पहुंची थी। चांडिल से टाटानगर की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है और टाटानगर आते आते ये ट्रेन 10.5 घंटे लेट हो गई। यानी कि ये ट्रेन तकरीबन 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। वहीं ये ट्रेन चक्रधरपुर पहुंचते पहुंचते 6.5 घंटे और लेट हो गई। कुल मिलाकर ट्रेन 11 घंटे लेट हो गई, जिससे यात्रियों में गुस्सा इतना था कि ट्रेन के चक्रधरपुर में रुकते हंगामा मचाना शुरू कर दिया और ट्रेन के ट्रेन मैनेजर को ब्रेक वैन से उतार कर उसके साथ खूब बहसबाजी की। ट्रेन को धीमी गति से चलाने और यहाँ वहाँ ट्रेन को घंटों रोकने से नाराज यात्री हंगामा मचाते रहे। इस बीच ट्रेन में सफर कर रहे 2 बच्चों की भी तबीयत बिगड़ गई थी, जिनके इलाज के लिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल की डॉक्टर नंदिनी और अन्य चिकित्सा कर्मी पहुंचे थे। डॉक्टर नंदिनी ने कहा कि दोनों मरीज को
पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत थी। दोनों का इलाज कर दवा दे दी गई है। यात्रियों का आरोप है कि ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री बीमार पड़ रहे हैं। वहीं चक्रधरपुर स्टेशन के ऑपरेटिंग विभाग के कर्मचारियों ने रेल यात्रियों को भरोसा दिया कि ट्रेन अब लेट नहीं होगी, जिसके बाद यात्री शांत हुए और ट्रेन को आगे गंतव्य मार्ग के लिए रवाना किया गया। यात्रियों के हंगामे के कारण ट्रेन चक्रधरपुर में 25 मिनट तक रुकी रही। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की धीमी गति से चलने के कारण भीषण गर्मी में ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों का हाल बेहाल है। ट्रेन की बोगी भट्टी की तरह जल रही है और यात्री बैलगाड़ी की तरह चल रहे ट्रेन के अंदर पानी और खाना के लिए भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग सभी ट्रेनों का परिचालन दिन प्रतिदिन चक्रधरपुर रेल मंडल में खराब होता जा रहा है। सिर्फ साउथ बिहार एक्सप्रेस ही नहीं, हावड़ा आद्रा चक्रधरपुर एक्सप्रेस, गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, योगनगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा टीटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस, समलेश्वरी एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस, टाटा इतवारी एक्सप्रेस, टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस, टाटा चक्रधरपुर टाटा मेमू पैसेंजर, टाटा चक्रधरपुर राउरकेला मेमू पैसेंजर, सारंडा मेमू पैसेंजर सहित और भी ट्रेनें हैं जो कि 3 घंटे से लेकर 10 घंटे तक चक्रधरपुर रेल मंडल में लेट चल रही हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के बॉर्डर में स्थित टाटानगर, झारसुगुड़ा और चांडिल, ये 3 स्टेशन को पार करने के बाद ट्रेनें 3 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लेट हो रही हैं। यानी कि चक्रधरपुर रेल मंडल में ही यात्री ट्रेनों के परिचालन में खराबी देखी जा रही है। इस रेल मंडल में प्रवेश करते ही ट्रेन को इतना लेट कर दिया जा रहा है कि यात्री की हालत खराब हो जा रही है। ट्रेन के अंदर यात्री बीमार पड़ने लगे हैं। इसको लेकर रेल अधिकारी ट्रेन को समय पर चलाने की बात तो करते हैं, लेकिन उसके उलट सभी ट्रेन की लेट लतीफी बढ़ती जा रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल का ऑपरेटिंग विभाग ध्वस्त नजर आ रहा है। यहाँ का ट्रेन परिचालन प्रबंधन चरमरा गया है और इसका खामियाजा आम यात्री भुगत रहे हैं। देर पहले करीब 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बच्ची बीमार है, पेट दर्द है, तो हम लोग वही आए हुए थे, तो उसका अभी ट्रीटमेंट किए, मेडिसिन वगैरह दिए। पेट दर्द फिर आए तो और एक और मरीज मिले तो वो भी बोले हमको भी लूज मोशन पेट दर्द था, तो हम लोग के पास एक्स्ट्रा दवाई थी तो दूसरे पेशेंट को भी दे दिए। एक्चुअली हम लोग एक पेशेंट को अटेंड करने के लिए आए थे। वहीं रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के डिबडी में स्थित क्लच लाइफस्टाइल टेक्सटाइल शॉप में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 1 घंटे के भीतर ही कपड़े की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है। घटना सुबह करीब 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दुकान से धुआं निकलता देख मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल की गाड़ियों को सूचना दी। वहीं सूचना देने के लगभग 45 मिनट के बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही दुकान का सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं इस घटना में दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा दमकल विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगाया जा रहा है। बोले यहाँ पे फायर ब्रिगेड ऑफिस में वहाँ से किए तो वो लोग फ़ोन उठाया, लेकिन बोले एम्बुलेंस निकल चुका है। निकलने के बाद आ रहा बहुत देर हम लोग इंतजार किए, लगभग 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा। उसके बाद हम लोग खुद से भी यहाँ पर पाइप से लगा के वहाँ से पानी मारे, बालू वहाँ से ला के मारे, लेकिन आग में हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। 4 अप्रैल को कोल्हान के इलाके, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां के इलाकों में हीट वेव बनने की आशंका या चलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 5 अप्रैल को कोल्हान से सटे इलाके जैसे संथाल के इलाकों में हीट वेव चलने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 6 अप्रैल को कोल्हान एवं संथाल के एकाध जगह पर हीट वेव चलने की स्थिति बन सकती है। तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक झारखंड में मौसम शुष्की देखने को मिलेगा और 6 तारीख से थोड़ा सा आपको जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। 6, 7, 8 ये 3 दिन में झारखंड में हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। 6 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ जगह पे
हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और 7 तारीख की बात करें तो उत्तरी के साथ में जो मध्य भाग हैं, और 8 तारीख की बात करें तो जो दक्षिणी भाग हैं उनके सटे हुए जो मध्य भाग हैं वहाँ कुछ इलाकों पे हल्के दर्जे की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 5 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 6 अप्रैल से मौसम करवट लेते हुए झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जो 8 अप्रैल तक के लिए होगा। बात करें चेतावनी की तो 4, 5, 6 ये 3 दिन झारखंड में हीट वेव की चेतावनी है। और ये जो चेतावनी वाले इलाके हैं, 4 तारीख में आपका जो कोल्हान का इलाका है जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आता है, वहाँ पे हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है या हीट वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। 5 तारीख को जो आपका कोल्हान का इलाका है उससे सटे हुए जो आपका जो ईस्टर्न पोर्शन है और उससे सटा हुआ जो संथाल का इलाका है, वहाँ पे भी एक आध जगह, खासकर बात किया जाए तो गोड्डा जैसे इलाकों में एक आध जगह पे आपको हीट वेव जैसी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सिल्ली रंगामाटी सड़क पर रुगड़ी गांव में एक एलपी ट्रक की चपेट में आने से रुगड़ी गांव निवासी 12 वर्षीय खुशबू कुमारी की मौत हो गई। खुशबू कुमारी ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी, जहां सिल्ली की ओर से रंगामाटी की ओर जा रहे एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल उसे एम्बुलेंस से टीकर के वासुदेव मेमोरियल नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची ईचागढ़ पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने मौके से ट्रक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सिल्ली रंगामाटी सड़क को करीब 4 घंटे जाम कर दिया एवं मुआवजे की मांग की। ग्रामीण इतना आक्रोशित थे कि प्रशासन व ट्रक चालक पर भी बरस पड़े। कुछ देर के लिए लोगों की भीड़ अनियंत्रित हो गई व माहौल गर्म हो गया। आक्रोशित लोगों को शांत कराने के लिए चांडिल एसडीएम, एसडीपीओ, सीओ, ईचागढ़, तिरुल्डी, चौका आदि थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे व आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। सड़क जाम करने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मिली जानकारी के अनुसार खुशबू कुमारी कक्षा 6 में पढ़ती थी और करीब 4 बजे शाम को वो पैदल ही गाँव से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी कि अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची के मौत से गांव में मातम छा गया। पिता लक्ष्मीकांत महतो एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस व प्रशासन द्वारा आक्रोशित लोगों को समझाने के बाद मंगलवार को रात करीब 8 बजे सड़क जाम हटाया गया। वहीं मुसाबनी की मां मंगला मंदिर में मंगला पूजा धूमधाम से मनाई गई। पूजा अर्चना कर भक्तों ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मुसाबनी 2 नंबर में मां मंगला मंदिर में मंगला पूजा धूमधाम से मनाई गई। ये वार्षिक पूजा का 25वां वर्ष है। इस 2 दिवसीय पूजा का शुभारंभ मंगलवार संध्या को कलश यात्रा से किया गया। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ निकली। मुसाबनी 1 नंबर के प्रधान तालाब से पूजा अर्चना कर तथा जल उठाव कर वापस मंदिर की ओर पहुंची। इस मौके पर काफी संख्या में महिला उपस्थित थी। बुधवार को पूजा प्रारंभ किया गया। पुजारी समीर कालिंदी एवं संतोष राम ने पूजा संपन्न कराया। इस मौके पर प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं भक्तों ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आप लोग पूजा करते 24 साल हो गया हुआ है और हमारा पूरा पड़ोसी हमारा जितना है सब साथ देते हैं। सबका आशा पूर्ण होता है। हर कोई अपना मनोकामना लेके आते हैं, जैसे रांची से, टाटा से, चकुलिया से, हर कोई आते, दूर दूर से, उड़ीसा से आते हैं। हर किसी का आशा पूर्ण होता है। हमारे गांव वाले, हमारा गोरखा एसोसिएशन है, उन लोगों ने हमारे साथ में मिल करके इस सबको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर किसी का मनोकामना पूर्ण होता है और हमारा गांव परिवार की माँ का पूजा से सब सुख शांति रहता है। भाई बहन, माँ बाप, जितने चाचा चाची सब हम लोग कुशल मंगल रहते हैं। इसीलिए हम लोग को माता रानी का पूजा हम लोग को हर साल चैत महीना में 3 मंगलवार को धूमधाम से मनाते हैं। आज ये मंगला पूजा ही है। ये जो 2024 का है ना, ये भी चैत महीना का 3 मंगलवार है। तो आज को हम लोग कलश लेके आएंगे और माता रानी का पूजा करेंगे।
और पोटका हल्दी पोखर में मां मंगला की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव के साथ भक्तों ने की। इस दौरान तालाब से कलश में जल भरकर पूजा स्थल तक लाया गया, जहां कलश में जल भरकर विधि विधान के साथ पक्षियों की बलि दी गई। इस दौरान महिलाओं ने अपने कठिन व्रत का पालन करते हुए अपने पति पुत्र की रक्षा के लिए तथा परिवार में सुख शांति समृद्धि तथा मनोवांछित फल की कामना को लेकर मां मंगला की पूजा अर्चना की। साथ ही भक्तों ने क्षेत्र में महामारी से बचाव, अच्छी वर्षा हो, इसको लेकर मां मंगला से प्रार्थना की। इस दौरान काफी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से लेकर अल्बर्ट चौक तक कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। भारत की सरकार है, केंद्र सरकार है, और जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। जब चुनाव की घोषणा हो गई है और बहुत सारी चीज़ों पे रोक लग जाती है, तब ऐसे कुकृत्य ठीक नहीं है। हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करना, हमारे अकाउंट से जबरन पैसा निकाल लेना और लगातार पेनल्टी ठोकना। अगर ये पेनल्टी ठोकना है तो सभी पार्टियों पर बराबर नज़र से देखना चाहिए, अन्यथा ये लगेगा ये जो एजेंसियां हैं जो स्वतंत्र बनाई थी हम लोगों ने, उसको गुलाम बना करके कहीं ना कहीं काम कराया जा रहा है। चुनाव के वक्त में ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, इसलिए आज हम सड़क पर हैं और ये मांग करते हैं जो तमाम जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, कि वो देखें ये क्या हो रहा है। उनके साथ भी हो रहा है और हमारे साथ भी हो रहा है, ये ठीक नहीं। बीजेपी और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।